हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका अपने चैनल स्टडी मंत्रा के मंच पर। देखेंगे अपने करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में आप लोगों को इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग जाकर के वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मनु भाकर ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, निशानेबाजी, बैडमिंटन, डिस्क थ्रो या फिर टेनिस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी में जो है ये मनु भाकर को स्वर्ण पदक मिला है। अभी देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिलाओं की कितने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत महिला और जूनियर महिला वर्ग में इनको स्वर्ण पदक मिला है। देखेंगे अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो अभ्यास है इसका 16वां संस्करण भारत किस देश के साथ आयोजित कर रहा है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या फिर श्रीलंका। तो उसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ में ऑपरेशन सूर्य किरण जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण सूर्य किरण 16, जो कि 16 से लेके 29 दिसंबर 2022 तक जो है ये नेपाल के सलंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जाएगा ये। और संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी जो इसके उद्देश्य हैं, ये आतंकवादी रोधी अभियानों में मानवीय सहायता के लिए और आपदा राहत मतलब जो कार्य हैं इन सब में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच में ये अभ्यास सूर्य किरण जो है इसका आयोजन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं वो जवाबी कार्यवाही और आतंकवाद विरोधी अभियानों के और मानवीय राहत कार्यों में अपने अनुभव भी साझा करेंगे। और ये जो सैन्य अभ्यास है ये रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा, जो कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें दिसंबर 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो जीआई टैग जो है किससे दिया गया है? असम के विख्यात गमोसा, तेलंगाना की तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी या फिर महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज। तो दोस्तों इन सभी को मिलाकर के अभी दिसंबर 2022 में जो है जीआई टैग दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है जीआई टैग किन किन चीज़ों को दिया गया या फिर कौन सी चीज़ कहाँ से संबंधित है ना। तो क्रॉस करके भी आंसर आ सकता है, सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। असम से क्या है, तेलंगाना से क्या है ना। तो सारी जो चीज़ें हैं चारों की चारों इन सभी को दिसंबर में जीआई टैग मिला है। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जीआई के वर्तमान संग्रह की संख्या को बढ़ाते हुए असम के विख्यात गमोसा, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी और महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसके साथ में भारत के जो जीआई टैग की संख्या है वो बढ़कर के कितनी हो गई है? 432 टोटल मिला करके सारा कुछ हो गया है। और जीआई की जो अधिकतम संख्या वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग दिया गया है वो कर्नाटक की वस्तुओं को दिया गया है, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, देन कर्नाटक, देन केरल। तो इस तरह से जो है ये सारा सीक्वेंस है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 भारत कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो काजिंद है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में ही होता है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, वर्ष 2022 का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद जो है ये मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा।
तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का छठा संस्करण है ये, ठीक है। जैसे नेपाल का जो था है ना सूर्य किरण, वो कौन सा था, 16वां था, तो वैसे ही ये जो है हमारा काजिंद जो है इसका छठा संस्करण है। ओके, तो जो इसका छठा संस्करण काजिंद 15 से 28 दिसंबर 2020 तक ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाना है। कहाँ पर किया जाना है? ये जो कजाकिस्तान वाला है वो मेघालय में किया जाना है, और जो नेपाल का भी हमने पढ़ा वो कहाँ पे किया जाना था, वो नेपाल में ही किया जाना था, ठीक है ना। तो कजाकिस्तान की सेनाओं के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक के रूप में जो है ये शुरू किया गया था। किसके रूप में शुरू किया गया था? प्रबल दोस्तिक के रूप में शुरू किया गया था, और जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया, और वर्ष 2018 में इसका नाम परिवर्तित करके अभ्यास काजिंद कर दिया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि पहले क्या था, प्रबल दोस्तिक था, अभी उसका नाम बदल के क्या हो गया, अभ्यास काजिंद कर दिया गया। तो अभ्यास काजिंद जो है ये भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना के बीच में रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाया जाएगा, जो कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा। ये देखेंगे अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा है 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो भारत में नदियों और जल निकायों की रक्षा करना तथा पर्यावरणीय अवसंरचना का विकास करना है। तो उस तरह से जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे एकदम करेक्ट हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 दिसंबर 2022 को जल शक्ति मंत्री श्री विश्वेश्वर टूडू की उपस्थिति में 7वें इंडिया वाटर समिट का इन्होंने उद्घाटन किया है, और इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो 15 से लेकर के 17 दिसंबर तक दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया जाएगा, ये मतलब हो रहा है इस टाइम। और इसका जो आयोजन है ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी घाटी प्रबंधन और अध्ययन केंद्र जो है इसके द्वारा किया जा रहा है, और जिसके माध्यम से देश में नदियों और जल प्रवाहों की रक्षा करने के लिए जल और पर्यावरण अवसंरचना के विकास को गति प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न देखेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प के संरक्षण के विकास के लिए 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं, और इन केंद्रों में से जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा हमारा केंद्र है? तो इसमें शायद में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो उसमें मतलब यही है कि जो 7 केंद्र स्थापित किए हैं इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन इसके लिए है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या फिर आगरा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रयागराज में जो है, ये प्रयागराज में इसका एक सांस्कृतिक केंद्र है। और बाकी जो 7 हैं वो कहाँ पर हैं वो हम देख लेते हैं। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति तथा शिल्प के संरक्षण के विकास के लिए पटियाला, कहाँ पर? पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर, है ना, इन ये जो 7 जगह हैं यहाँ पर जो है ये सारे के सारे सांस्कृतिक क्षेत्रीय केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। और ये जो केंद्र हैं ये सांस्कृतिक केंद्र पूरे वर्ष अपने सदस्य राज्यों में नियमित, इस क्वेश्चन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, चलिए कोई नहीं, मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगी इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास इसके लिए हैं 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर को जो है ये मानव अधिकार दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और सर्वप्रथम जो है ये 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार को अपनाने की घोषणा की गई थी। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर इस दिन को की घोषणा है वो 10 दिसंबर 1950 में की गई।
मतलब आधिकारिक तौर पे जो है ये 1950 से मनाना शुरू किया गया। और इस वर्ष जो मानवाधिकार दिवस की थीम थी वो क्या थी? सभी के लिए प्रतिष्ठित, स्वतंत्रता और न्याय है। मतलब सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय है। मानव अधिकार की मूलभूत जो मानव अधिकार है ये सभी के लिए मूलभूत अधिकार है, जो कि मनुष्य को नस्लें, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म और लिंग आदि के आधार पर वंचित करने से जो है रोकते हैं। जाति है ये। मानव अधिकार मनाने का जो उद्देश्य है वो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। और मानव अधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार जो है ये भी शामिल है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला इन्होंने रखी है, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में, नागपुर में, मुंबई में या फिर सूरत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में जो है इन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये आधारशिला रखी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी है। और हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का भी इन्होंने वहाँ पर उद्घाटन किया है। तो 2 केंद्र वहाँ पर इन्होंने अभी हाल ही में बनाए हैं। अगला प्रश्न है, इराक को पीछे छोड़ कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन हमारे सामने है, कजाकिस्तान, ईरान, रूस या फिर कनाडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अभी जो है रूस जो है ये, इसने इराक को पीछे छोड़ करके और ये सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत के लिए बन गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इराक से भारत का तेल आयात सितंबर 2020 के बाद में सबसे कम अभी हो गया है। और सऊदी अरब से जो आयात है वो 14 महीने के निचले स्तर पर आ गया। नवंबर में भारत के 40 लाख BPD तेल के कुल आयात में रूसी तेल की जो हिस्सेदारी है वो लगभग कितनी थी? 23% थी। और आंकड़ों से अभी पता चला है कि जो रूसी तेल है ये सबसे ज़्यादा खरीद से मध्य पूर्व से भारत का आयात जो है मतलब घट गया है। अगला हमारा प्रश्न है, क्वीन ऑफ लांबड़ी के नाम से प्रसिद्ध सुलोचना चाहवान का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो किस में मिला इनको देख लेते हैं। समाज सेवा, कला, साहित्य या फिर सार्वजनिक मामले। तो दोस्तों इनको कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री 2022 में मिला था। तो अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मराठी अभिनेत्री, प्रसिद्ध लावड़ी गायिका जो ये है सुलोचना चाहवान, इनका मुंबई में निधन हो गया। और मार्च 2022 में इनको, सुलोचना चाहवान को कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और ये जो है इन्हें कला शैली में इनके योगदान के लिए लावड़ी साम्रतनी, क्या लावड़ी साम्रतनी मतलब क्वीन ऑफ लावड़ी जो है इनकी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हमारा क्विज समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू।